यह मोहनलाल की जिंदगी पर आधारित है। इस कहानी को है लास्ट तक जरूर सुनना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरानी भूरे पत्थरों से बनी शांति निवास हवेली, जिसकी दीवारों में सदियों का सन्नाटा कैद था। रात के चौथे पहर में एक रहस्यमयी चुप्पी ओढ़े खड़ी थी। बाहर तेजी से हवा चल रही थी, जिससे हवेली की मुख्य खिड़की के पुराने पल्ले बार बार हिलते थे। लेकिन अंदर मोहनलाल की आराम कुर्सी से उठती धीमी कराहट उस सन्नाटे को कभी पूरी तरह टूटने नहीं देती थी। 65 वर्ष के मोहनलाल, एक समय के सफल वस्त्र व्यापारी, अब सिर्फ एक अकेले और एकांत प्रिय व्यक्ति बनकर रह गए थे। उनकी पत्नी के निधन को 3 वर्ष हो चुके थे और तब से उनका जीवन केवल प्रतीक्षा बनकर रह गया था। बेटे अमन की प्रतीक्षा, जो देश की सीमा पर अपनी बटालियन के साथ तैनात था और जिसे घर आने का अवसर सालों में एक बार ही मिलता था। हवेली की वर्तमान संरक्षिका, उनकी बहू साक्षी, मोहनलाल की देखभाल और हवेली के प्रबंधन का भार बखूबी उठा रही थी। 30 वर्षीय साक्षी एक समझदार और संतुलित महिला थी, लेकिन अपने पति अमन की लगातार गैरमौजूदगी ने उसे भी अंदर से एकाकी बना दिया था। वह जानती थी कि उसके और मोहनलाल के बीच एक अनकहा दुख साझा होता है, अकेलेपन का दुख। वह अक्सर रात को मोहनलाल के लिए अदरक वाली चाय लेकर आती और उनकी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करती। उस रात पौष महीने की कड़ाके की ठंड थी। साक्षी चाय का प्याला मेज पर रखकर मोहनलाल के बगल में रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी। भाऊजी, आज आप इतने शांत क्यों हैं? मौसम बहुत खराब है, क्या अंदर आकर सो जाएं? उसने धीरे से पूछा। मोहनलाल ने अपनी भारी थकी हुई आंखें उठाईं और साक्षी को देखा। उनकी आंखों में उदासी की गहरी परछाई थी। उन्होंने गहरी सांस ली। शांति निवास, यहां अब कोई शांति नहीं बची है बेटी, केवल सन्नाटा है। मैं इस घर में, इस उम्र में कब तक अकेला रहूंगा? उनका स्वर लड़खड़ा गया। साक्षी, मैं फिर से शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर साक्षी के हाथ में पकड़ा चीनी मिट्टी का प्याला लगभग मेज पर गिर गया। ससुर के मुंह से ये बात सुनकर वो सन्न रह गई। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? इस उम्र में आपके साथ कौन शादी करेगा? आप क्यों चिंता करते हैं? मैं हूं ना आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं। मोहनलाल ने निराशा से सिर हिलाया। तुम हो, लेकिन तुम मेरी खुशी नहीं हो बेटी। तुम एक कर्तव्य हो। मुझे कोई चाहिए जो मेरी खालीपन को भरे, जो मुझे फिर से जवान महसूस कराए। उनकी बातों में एक अनजानी बेचैनी थी, एक दबी हुई ललक। साक्षी को लगा कि वह इस उम्र में भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर पड़ गए हैं। अगले दिन सुबह साक्षी ने रसोई में जाकर एक खास मिश्रण तैयार किया। उसमें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और केसर मिलाया। दोपहर को उसने वह दूध मिश्रित चाय मोहनलाल को दी। बाबूजी, ये खास है, इसे पीजिए, ये आपको तरोताजा महसूस कराएगी और आपकी सेहत भी सुधारेगी। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए चाय पी ली। उनकी आंखों में एक पल के लिए खुशी की चमक लौटी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मोहनलाल चाय खत्म करने वाले थे, साक्षी के मोबाइल की घंटी बजी। अमन का कॉल। प्रिय, मैं आ रहा हूं, 2 महीने की लंबी छुट्टी मिली है, सरप्राइज। अमन की आवाज में उत्साह था। साक्षी की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसके माथे पर शिकन आ गई। इतनी जल्दी? और बाबूजी? कैसा है मेरा हीरो? पिताजी को बोलना मैं जल्दी आ रहा हूं। साक्षी ने कॉल काट दिया। वह तेजी से कमरे में गई, जहां मोहनलाल चाय पीकर बिस्तर पर लेट चुके थे। उनकी आंखें भारी लग रही थीं। बाबूजी, अमन आ रहा है 2 दिन में। ये खबर सुनकर मोहनलाल चौंक कर उठ बैठे। उनके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब निराशा तैर गई, मानो उनकी निजी योजनाओं पर अचानक पानी फिर गया हो। 2 दिन बाद अमन घर पहुंचा। पूरा घर खुशी से भर गया, लेकिन मोहनलाल की आंखों में अभी भी वही पुरानी उदासी छिपी हुई थी। अमन को लगा कि पिता अभी भी अपनी पत्नी को याद करते हैं। अगले सप्ताह अमन ने घोषणा की। पिताजी, साक्षी, हम सब शहर के बाहर नैनीताल जा रहे हैं। वहां मैंने एक शांत छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया है। थोड़ा बदलाव जरूरी है। मोहनलाल को पहले तो अनिच्छा हुई, लेकिन अमन के जोर देने पर वे मान गए। नैनीताल में हरे भरे देवदार के पेड़ों के बीच उनका कॉटेज बहुत सुंदर था। कुछ दिन बाद अमन ने साक्षी से कहा, हम दोनों आज शाम को पास के बाजार जा रहे हैं। पिताजी, आप अकेले बोर ना हो, इसलिए मैंने लक्ष्मी को आपके लिए विशेष रूप से देखभाल के लिए रखा है। वह खाना बनाएगी और आपका ध्यान रखेगी। अमन और साक्षी के जाते ही मोहनलाल एक पुराने लकड़ी के संदूक के पास गए। संदूक खोलते ही अंदर से एक पुराना टैबलेट मिला, जिसे अमन ने कभी इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। खालीपन और उत्सुकता से उन्होंने टैबलेट ऑन किया। उसमें एक सोशल मीडिया ऐप का आइकन दिखा। वह ऐप खोलकर बैठे थे कि उन्हें एक प्रोफाइल दिखी, मीनाक्षी। उसकी तस्वीरें बेहद आकर्षक थीं और वह खुद को एक लाइफ कोच बताती थी। बिना किसी को बताए मोहनलाल ने मीनाक्षी को एक मैसेज भेजा। आश्चर्यजनक रूप से जवाब तुरंत आया। वे बातें करने लगे। मोहनलाल ने खुद को एक अमीर लेकिन अकेला व्यापारी बताया। मीनाक्षी, जिसने मोहनलाल की प्रोफाइल देखी थी, तुरंत प्रभावित हो गई। कुछ दिन की बातचीत के बाद मोहनलाल ने हिम्मत करके मीनाक्षी से मिलने की इच्छा जताई। आप कहाँ रहते हैं? मीनाक्षी ने पूछा। मोहनलाल ने कॉटेज का पता दिया। तुम आओगी तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी को बताए बिना आऊंगी। ये एक सीक्रेट रहेगा।
मीनाक्षी ने सहमति दी। मोहनलाल ने घर की नौकरानी लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी, कल एक मेहमान आ रहा है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर अमन और साक्षी को। अगर तुमने ये राज रखा तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अगले दिन मीनाक्षी कॉटेज पहुंची। मोहनलाल ने पूरी तैयारी की थी। उन्होंने अपने बालों में थोड़ा रंग लगाया और एक नया कश्मीरी शॉल ओढ़ लिया। 65 साल की उम्र में भी वह खुद को जवान दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो आप हैं मोहनलाल जी? मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, और तुम मीनाक्षी, तुम तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मोहनलाल ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों ने कुछ देर बातें की, फिर मोहनलाल ने एक महंगी विस्की की बोतल निकाली जिसे वे अमन से छिपाकर लाए थे। क्या तुम पीती हो? मीनाक्षी ने शरारती मुस्कान से हाँ कर दी। कुछ देर बाद मीनाक्षी ने सुझाव दिया, ये कॉटेज बहुत सुंदर है, पर क्यों ना हम शहर के सबसे शानदार होटल रॉयल ब्लू चलें, वहां का माहौल ज्यादा रोमांचक होगा। मोहनलाल को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत लक्ष्मी को सूचित किया, हम कुछ घंटों के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी को कुछ मत बताना। होटल के एक शानदार सूट में पहुंचकर मीनाक्षी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। देखिए मोहनलाल जी, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरे लिए प्यार का मतलब है सुरक्षा। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे जिंदगी भर की सुरक्षा चाहिए। उसने सीधे सीधे पैसों की मांग रखी। मोहनलाल, जो भावनात्मक रूप से बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, तुरंत तैयार हो गए। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें जितना चाहिए मैं दूंगा, बस तुम मेरी बन जाओ। वे अपने भविष्य की योजना ही बना रहे थे कि अचानक मोहनलाल का फोन घनघनाया। अमन का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। मोहनलाल ने घबराते हुए फोन उठाया। हाँ अमन। अमन की आवाज में नाराजगी और निराशा थी। पिताजी, आप कहाँ हैं? लक्ष्मी ने बता दिया है कि आप किसी के साथ बाहर गए हैं। मैंने उसका बैंक अकाउंट चेक किया, मुझे पता है आप क्या कर रहे हैं। मैंने आपके पुराने ईमेल भी देखे हैं। ये सब क्या है? मोहनलाल के हाथ से फोन छूटने वाला था। बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। बस कीजिए, तुरंत वापस कॉटेज आइए। मैंने टिकट बुक करा दी है, हम अभी घर जा रहे हैं। और हाँ, अगर वह महिला आपके साथ है तो उसे अभी छोड़ दीजिए। अमन की आवाज दृढ़ और आदेशात्मक थी। मोहनलाल ने मीनाक्षी की तरफ देखा, जो पैसों की बात सुनकर अभी भी मुस्कुरा रही थी। मोहनलाल की आंखों में हार की निराशा थी। वह मीनाक्षी को कुछ पैसे देकर तुरंत कॉटेज की ओर भागे। कॉटेज में अमन ने अपने पिता का सामना किया। पिताजी, आपको क्या हो गया है? इस उम्र में आप क्यों अकेलेपन के नाम पर अपनी गरिमा और हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? मोहनलाल के पास कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। अगले ही दिन अमन और साक्षी उन्हें वापस घर ले आए। अमन ने लक्ष्मी को तुरंत काम से निकाल दिया और एक अनुभवी पेशेवर नर्स को मोहनलाल की देखभाल के लिए नियुक्त किया। अब मोहनलाल हवेली के भीतर नर्स की सख्त निगरानी में थे। अमन और साक्षी ने फैसला किया कि वे मोहनलाल को अकेला नहीं छोड़ेंगे और बारी बारी से उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। मोहनलाल की शादी की प्यारी कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनका अकेलापन और किसी साथी की अनकही प्यास अभी भी उनके दिल में दबी हुई थी, जो उस अंधेरी हवेली की खामोश दीवारों में गूंजती रहती थी। और साक्षी, वह अभी भी चाय लेकर उनके पास आती थी, लेकिन अब उस चाय में कोई दवा नहीं थी, सिर्फ एक बहू की चिंता और कर्तव्य का स्वाद था। इस घटना ने उनके रिश्ते में एक कड़वा